हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम सेकंड लेसन लेकर आए हैं। क्लास 7th की बुक है एनसीईआरटी की हमारे अतीत। फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज जो सेकेंड लेसन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं नए राजा और उनके राज्य। जो नए राजाओं का उदय हुआ था, कौन कौन से राजा है, किस क्षेत्र में वे राजा थे, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। 7वीं शताब्दी की बात यहाँ हो रही है। देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। अभी यहाँ एक मानचित्र दिखाया गया है। इस मानचित्र में देखिए, जो मुख्य रूप से राजा उभर कर आए हैं इस समय, उनमें थे पाल वंश, इधर थे, और ये राष्ट्रकूट, और इधर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार इन्हें कहा गया है। और इन तीनों राज्यों के मध्य संघर्ष होता रहता था। किसके लिए? कन्नौज के लिए, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजा शामिल थे या किनके बीच होता था। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये संघर्ष चलता रहा। तो नए क्षेत्र में जो ये 7वीं शताब्दी के बाद नए राजा उभर कर आए हैं, उनमें मुख्य रूप से ये 3 प्रमुख थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है नए राजवंशों का उदय। अब ये नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के भागों में, अलग अलग भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। क्या होता था, पहले राजा अपने जो उनके साथ रहते थे व्यक्ति, कुछ ब्राह्मण थे या और को भूमि दान में देते रहते थे, और धीरे धीरे क्या होता था, वे अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लेते थे। तो इसी क्रम में नए नए राजा उभर कर आए हैं। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएंगे, उनके दरबार में हाजिर लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन जब वे अधिक सत्ता और संपदा हासिल कर लेते थे तो वे अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। और अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के बाद सामंत अपने आप को कौन कौन सी उपाधियाँ देते थे, जिनमें महासामंत, महामंडलेश्वर की उपाधियाँ ये अपने आप को देते थे। महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का महान स्वामी। इसके अलावा वे कभी कभी अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वयं को स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे। तो ये अभी हमने बताया। देखिए, इसे पढ़कर पता चला कि नए राजा कैसे उभर कर आए। पहले राजा उन्हें अपने एक प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। राजा सोचता था कि वह तुम्हें उपहार ला कर देंगे और तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते रहेंगे वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे जब वे ज़्यादा सत्ता इकट्ठी कर लेते थे, ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी कर लेते थे, तो वे अपने आप को स्वतंत्र स्वामी घोषित कर देते थे। इसी का ही एक उदाहरण है दक्कन में राष्ट्रकूट शासकों का। शुरुआत में ये कौन थे? ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक प्रधान थे दंतीदुर्ग। इन्होंने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। तो पहले कहाँ थे? चालुक्य राजाओं के अधीन थे, लेकिन दंतीदुर्ग ने इस अधीनता से इनकार कर दिया और स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। और इसी क्रम में उसे हराया। किसे? इन चालुक्यों को हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होता है? सोने का गर्भ। जब ये अनुष्ठान किया जाता था तो इसे ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया जाता था। तो ये मान लिया जाता था कि इसे याजक अर्थात करने वाला जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अर्थात जो क्षत्रिय नहीं है वे भी इस अनुष्ठान को करने के बाद क्षत्रिय कहलाते थे। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे। तो ये देखिए, पहले ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मणों का कार्य युद्ध करना नहीं था, सैन्य कौशल का नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने जो पहले से इनका पेशा रहा है, अपना कार्य रहा है, उसे छोड़कर इन्होंने सैन्य कौशल को अपनाया था। इन्होंने अपने परंपरागत पेशा जो शास्त्रों का अध्ययन था, पढ़ाना और शास्त्रों का अध्ययन करना, उसको छोड़कर सैन्य कौशल को अपनाया और क्रम से कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए।
इधर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र कहाँ का है? ये चित्र है एलोरा की गुफा का। और कौन सी गुफा का? एलोरा की जो 15 नंबर की गुफा है उसमें भित्ति चित्र दिखाया गया है। इसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। और ये कब का बनाया हुआ है? ये बना है राष्ट्रकूट काल में। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि जो एलोरा की गुफा नंबर 15 है उसमें किसका वर्णन है? तो उसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। और ये किस काल में बनाई गई थी? ये राष्ट्रकूट काल में बनाई गई थी। इसके बाद आगे दिया है राज्यों में प्रशासन। अब प्रशासन कार्य कैसे होता था? इन राजाओं में से कई राजाओं ने तो महाराजाधिराज की भी उपाधि धारण की है। महाराजाधिराज अर्थात राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती अर्थात 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य कई उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए इन्हें मनाया जाता था, और अगर ये नहीं मानते थे तो उसके बाद इन्हें बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर भी वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। इसके बाद देखिए यहाँ 400 कर का वर्णन दिया गया है, और ये 400 कर का वर्णन कहाँ दिया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा कर लिया जाता था। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। तो सबसे ज़्यादा जो वर्णन दिया गया है वो किस कर का है? वेट्टी का। और ये कैसा था? ये कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, अर्थात इसमें नगद धन नहीं लिया जाता था बल्कि श्रम कराया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर होता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए भी सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी बात के लिए कर लगाए गए थे, तभी यहाँ पर 400 से ज़्यादा करों का वर्णन दिया गया है। ये संसाधन राज्य की व्यवस्था का वित्तीय आधार थे, अर्थात कर से ही राज्य की व्यवस्था बनती थी, वित्तीय आधार था ये कर। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शकल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, और सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही उनकी नियुक्ति की जाती थी, जो प्राय वंशानुगत होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन पदों पर नियुक्त होते थे। अब है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों के में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सबसे सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, क्योंकि राजा अपनी प्रशंसा में इनको लिखवाते थे। तो प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते हैं उन्हें ही प्रशस्ति कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर राजा के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में उसे दर्शाना होता था। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब नागभट्ट की उपलब्धियां देख लेते हैं। कई प्रशासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। जैसे कि समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति थी जिसे इनके दरबारी कवि हरिसेन ने भी लिखा था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर अर्थात मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कार्यों का वर्णन दिया गया है। और देखिए इनका वर्णन कैसे किया गया है। आंध्र, सैंधव अर्थात सिंध, विदर्भ अर्थात महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग जो उड़ीसा का हिस्सा है के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो देखिए किस तरीके से इनकी प्रशंसा की गई है। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग अर्थात बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क अर्थात तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य, इन राजाओं को पराजित किया। तो देखिए नागभट्ट के बारे में बताया गया है कि इन्होंने कितने राजाओं को पराजित किया था। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों की भूमि
अनुदान से पुरस्कृत करते थे। तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता था पुरस्कार के रूप में। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। तो जब इन्हें भूमि दान में दी जाती तो देखिए इन सब पर ये जो ताम्र के रूप में लिखा गया है इन पर लिखा होता था। ये चित्र क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र संग्रह है। तो तांबे के ये पत्र हैं जिनमें संस्कृत और तमिल भाषा में लिखा गया है। ये 9वीं सदी में एक शासक द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। तो इसमें जो भूमि दान में दी जाती थी उसका वर्णन दिया गया है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हुए हैं ये देखिए यहाँ पर, ये इससे यहाँ जुड़े हुए हैं। तो जिन कड़ियों से पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है जो ये बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ये देखिए यहाँ पर भूमि के साथ साथ और क्या दान में दिया जाता था इसे देख लेते हैं। चोल शासक हैं उनके द्वारा दिए गए भूमि अनुदान में तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ में ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित किया। तो भूमि की सीमाएं कैसे चिन्हित की जाती थी? कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर और मिट्टी की मेड़ बनाकर। इस भूमि पर और क्या क्या चीज़ें हैं? फलदार वृक्ष है, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बोबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगाने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ भी लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए वो नहर भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो ये देखिए केवल भूमि दान में नहीं दी जाती थी, उन्हें साथ में और कितनी सारी चीज़ें दी जाती थी। कर वसूलने का भी उन्हें अधिकार प्रदान किया जाता था। 12वीं सदी में एक वृत्त संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। और ये कौन सा है? इस काव्य का नाम क्या है? इस काव्य को रचा था कल्हण ने और इसका नाम है राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी का नाम सुना ही होगा आपने। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णों और पहले के इतिहास समेत अन्य तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया और इन स्रोतों की जानकारी को इकट्ठा करके ही इसने अपने काव्य में लिखा है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए एक असाधारण ग्रंथ था। अब है धन के लिए युद्ध। जो राजा युद्ध लड़ते थे वो किस कारण से लड़ते थे? आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे और जिस कारण से युद्ध होते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, जिसके बारे में हमने सबसे पहले ही मानचित्र में देखा था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे और इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। जैसे कि हम देखेंगे शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, तो जो मंदिर है ये बहुत संपन्न होते थे, इसलिए दूसरे राजा इन मंदिरों पर आक्रमण करते थे और इन्हें लूटते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। इसने कब से कब तक शासन किया है? 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वो लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करने आता था। उसका निशाना क्या था? जो भी संपन्न मंदिर हैं उनको लूटना, जिसमें मुख्य रूप से उसने गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते हुए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था।
उसने अलबेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो जो अलबेरूनी विद्वान था ये सुल्तान महमूद के साथ भारत आया था। इसने अरबी भाषा में कुछ कृतियाँ कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि किताब उल हिंद। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किताब उल हिंद के रचयिता कौन है, अलबेरूनी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किताब उल हिंद अलबेरूनी ने किस भाषा में लिखी थी, तो अरबी भाषा में इसको लिखा था। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है इनकी ये पुस्तक। अलबेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने गए। ये दिल्ली और अजमेर के आसपास को जो क्षेत्र है वहाँ शासन करते थे। इन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहाँ उन्होंने गुजरात के चालुक्य, पश्चिमी यूपी के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों में प्रसिद्ध शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से 1192 तक रहे, जिसे सुल्तान मोहम्मद गोरी ने, जो अफगान का एक शासक था, 1191 में हराया था। तो देखिए जो सुल्तान मोहम्मद गोरी था, जो इसने भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान से इसका 1191 में जब युद्ध होता है तो पृथ्वीराज इसे हरा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान जिन्हें हम जानते हैं, तो इन्होंने 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन जब दूसरे ही वर्ष मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया 1192 में, तब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अब चोल राज्य नज़दीक से चोल राज्य के बारे में देखते हैं। कहाँ है ये चोल राज्य? ये देखिए, तो ये यहाँ से और यहाँ तक चोल राज्य इनका फैला हुआ था। तो इसमें ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, इधर केरल का, तमिलनाडु का और कुछ कर्नाटक का क्षेत्र भी शामिल है। जो इनकी ये सीमा है ये परिवर्तित होती रहती थी, अर्थात ये एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण करके अपनी सीमा को बढ़ाते रहते थे। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया, इसके बारे में देखते हैं। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विज्याल्य ने 9वीं सदी में मुट्टरियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा किया। तो जो विज्याल्य थे इन्होंने ही चोल वंश की नींव रखी है। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। तो तंजावुर शहर किसने बनवाया था? ये विज्याल्य ने ही बनवाया था। विज्याल्य के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र पर तथा शक्ति दोनों में बढ़ता गया। तो देखिए, अगर आपको ये बुक्स अच्छे से करनी है तो जब भी आपको ये बुक्स पढ़ाते जाए, साथ में आप नोटबुक लेकर बैठे, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनता जाए आप उसे नोट करते जाए। जैसे कि अभी हमारा क्वेश्चन निकल कर आया था कि तंजावुर शहर किसने बसाया था, तो विज्याल्य ने। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट्स करते चले, ताकि आप जब दोबारा से पढ़े आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, आप इन पॉइंट्स को रिवाइज कर ले और इसी से आपके अच्छे से तैयारी भी हो जाती है। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। जो पांड्य राज्य था और पल्लव राज्य था उन्हें भी इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, इन्होंने 985 में ये राजा बने थे और सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर नियंत्रण करके उसे अपने क्षेत्र को इन्होंने बढ़ाया था। इसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन भी किया। इसके बाद राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को ही जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी इन्होंने हमला किया था और इसके लिए इन्होंने अपनी एक जल सेना भी बनाई थी। चलिए कुछ मंदिर और कांस्य मूर्ति कला के बारे में देख लेते हैं। क्या दिया है? राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला का एक की दृष्टि में एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों का केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर शासक और अन्य लोगों को द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर आदि। ये देखिए यहाँ ये मंदिर दिखाया गया है और ये मंदिर कौन सा है? ये है गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए। देखिए
कैसे छत धीरे धीरे ऊपर से कम होती जा रही है, और यही होती है इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता। संगीतकार, नृत्यकार आदि जो मंदिर में का कार्य करते थे तो इन सब पर खर्च होता था। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के ही स्थान नहीं थे, ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का कार्य। कांस्य की जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी ये सबसे प्रमुख कार्य था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं। और ऐसी ही प्रतिमा देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, ये कितनी सुंदर प्रतिमा है। यहाँ पर ये कांस्य की बनी हुई चोलकालीन प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह से, चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब कृषि और सिंचाई के बारे में देखते हैं क्या है। चोलों की कई उपलब्धियाँ कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, और ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, परंतु 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। तो तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर कब खेती शुरू हुई? 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया, भूमि को समतल किया गया और यहाँ पर कृषि कार्य शुरू किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध भी बनाए गए। पानी को खेतों तक लाने के लिए नहरों का निर्माण भी किया गया, और कई क्षेत्रों में एक साल में 2-2 फसल भी उगाई जाती थी। ये देखिए यहाँ, ये 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जल द्वार है। होद से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेतों की सिंचाई की जाती थी। जल द्वार पारंपरिक रूप से लकड़ी या धातु का बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों तथा नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना शुरू किया जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां भी अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ जगह पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे कि श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, काम की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में मुख्य भूमिका निभाई है। साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता था, ये देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। किसानों की बस्तियाँ उर कहलाती थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि उर किसे कहा जाता था, तो जो किसानों की बस्तियाँ होती थी उन्हें उर कहा जाता था। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह से के गाँव को समूह को नाडु कहा जाता था। तो गाँव के समूह को क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य भी करते थे। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया भी है कि वेल्लाल किसे कहा जाता था। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल शासक की देखरेख में नाडु के कामकाज को अच्छा खासा नियंत्रित हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुविंद वेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। तो वेलन किसे कहा जाता था? किसानों को कहा जाता था। अरैयार प्रधान होता था, जैसी उपाधि इन्हें ही दी जाती थी। इन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी दिए जाते थे। अब भूमि के प्रकार देख लेते हैं। चोल अभिलेख में भूमि की विभिन्न कोटियों में उल्लेख मिलता है, जैसे कि वेलन वगाई भूमि क्या होती थी? जो गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाती थी, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं थे तो गैर ब्राह्मण किसानों स्वामी को जो भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था वेलन वगाई। जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था ब्रह्मदेय। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि प्रदान की जाती थी उसे कहा जाता था साला भोग। इसके बाद मंदिरों को जो उपहार में भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था देवदान और तिरुनमटकनी। और जैन संस्थानों को दी गई भूमि को कहा जाता था पल्लीचदम। तो ये देखिए भूमि के प्रकार हैं, सबके अलग अलग हैं। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ब्राह्मणों की कई बस्तियां अस्तित्व में आईं। ब्रह्मदेय की देखरेख
प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा किया जाता था। ये सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक कार्य करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज भी किए गए हैं। नगरम क्या है? नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो जो व्यापारियों का संघ होता था उसे ही कहा जाता था नगरम। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे किया जाता था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर आदि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनकी सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकट पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था और इसी तरीके से उन्हें फिर चुना जाता था। चलिए एक बार ये कहानी देख लेते हैं। यहाँ क्या है? अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसे होती थी, ये देखिए। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी आयु 35 से 70 के बीच होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य भी रहा हो तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती ही है, लेकिन ये जानना मुश्किल होता है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा रहा, क्योंकि इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। 12वीं सदी की तमिल एक रचना है पेरिया पुराणम। इसमें इसका एक वर्णन यहाँ दिया गया है। अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया, अर्थात ऐसा समूह जिसमें ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पैसे में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गी झुंड में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहनते थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहते थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिर वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे ने पो फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्री के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो ये देखिए कैसे ग्रामीण जीवन का वर्णन इन्होंने किया है, क्योंकि अक्सर क्या होता था, राजाओं का ही वर्णन दिया जाता था। आम व्यक्ति जो थे उनका कोई वर्णन नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ ये वर्णन दिया गया है पेरियापुरम में। ये तमिल रचना है। और इसके बाद आगे देख लेते हैं तांग वंश के युग का चीन। अब इसके देखते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा, 7वीं से 10वीं सदी तक। इनकी राजधानी क्या थी? सियान। ये दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। यहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की ये व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। देखिए कितने समय तक ये कायम रही है। और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं के बारे में से ये बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके साथ ही हमारा ये लेसन आज कंप्लीट भी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये लेसन आज का कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारी डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि सारी क्लासेज की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचते रहें।